हाँ बच्चों, केयर मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 में मनुष्य में जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन माइंड, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा जाएगा। जनन तंत्र बच्चों लैंगिक द्विरूपता की दृष्टि से मनुष्य दो रूपों में होता है, नर और मादा। जिसमें नर जनन अंग होता है उसे पुरुष, तथा जिसमें मादा जनन अंग होता है उसे स्त्री कहते हैं, फीमेल कहते हैं। ये दोनों लैंगिक द्विरूपता होने के कारण मनुष्य एक लिंगी प्राणी है। दोनों जनन अंग अलग अलग होते हैं और जिन लक्षणों के आधार पर इन स्त्री और पुरुष की पहचान की जाती है उसे गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, गौण लैंगिक लक्षण, द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण के नाम से जानते हैं। तो नर में अलग गौण लैंगिक लक्षण होते हैं और मादा के अलग गौण लैंगिक लक्षण पाए जाते हैं। चलिए चलते हैं। मनुष्य में जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। यूनिसेक्सुअल मनुष्य क्या है? जो यूनिसेक्सुअल प्राणी है, एक लिंगी प्राणी है और इसमें दोनों जनन अंग अलग अलग होते हैं। एक लिंगी जीव के अंतर्गत दोनों जनन अंग अलग अलग जीव में होते हैं। तो मनुष्य भी एक लिंगी प्राणी है। इसमें नर जनन अंग अलग और मादा जनन अंग अलग होता है। नर जनन अंग युक्त मानव जो होता है, जिसमें नर जनन अंग पाया जाता है, वो पुरुष मेल कहलाता है और जिसमें मादा जनन अंग युक्त मानव जो होता है उसको स्त्री फीमेल कहते हैं। अर्थात लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। जनन अंग दो रूपों में होता है, नर और मादा। इसलिए मनुष्य क्या हुआ? एक लिंगी हुआ, यूनिसेक्सुअल हुआ। जिन लक्षणों द्वारा इनकी पहचान करते हैं उन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्री और पुरुष की पहचान जिन लक्षणों के आधार पर किया जाता है उन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। चलिए, लड़कों में गौण लैंगिक लक्षणों का प्रारंभ 15 से 18 वर्ष की आयु में हो जाता है। 15 से 18 वर्ष के प्रारंभ होने पर पुरुष या लड़कों में गौण लैंगिक लक्षण विकसित होने लगते हैं और लड़कियों में 11 से 14 वर्ष में हो जाता है। 11 से 14 वर्ष में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर शो होने लगते हैं। बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे नर के गौण लैंगिक लक्षण, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ मेल। नर के गौण लैंगिक लक्षण क्या है? सेमिनल वेसिकल, सबसे पहले वृषण जिसको टेस्टिस कहते हैं, जो मनुष्य में एक जोड़ी 2 की संख्या में होती है, उदर गुहा से बाहर स्थित होती है, क्योंकि शुक्र जनन क्रिया के लिए शरीर से कम तापक्रम की आवश्यकता होती है। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापक्रम की आवश्यकता होती है। जैसे हमारे शरीर का तापक्रम 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 34 या 35 डिग्री सेल्सियस पर शुक्र जनन की क्रिया संपन्न होती है। यही कारण है कि बच्चों, नर जनन तंत्र में वृषण जो होता है शरीर से बाहर उदर गुहा में स्थित होता है। यदि बाहर नहीं स्थित होता तो नर युग्मक जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन, शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता। वृषण का विकसित होना तथा शुक्राणुओं का निर्माण प्रारंभ हो जाना। अब शुक्राणुओं के निर्माण में सेमिनल वेसिकल, शुक्रवाहिनी नलिका, शुक्राणुओं का निर्माण करना प्रारंभ कर देती है। सेमिनल वेसिकल टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ये शुक्रवाहिनी नलिका शुक्राणुओं के निर्माण का कार्य प्रारंभ कर देती है। दूसरा है स्वर का भारी होना तथा शरीर की लंबाई में वृद्धि होना, कंधे चौड़े हो जाने, आवाज का फट जाना, एक्सटर्नल हेयर्स का ग्रो होना। अब मादा के गौण लैंगिक लक्षण
सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ फीमेल, मादा के द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण क्या है? एक्सटर्नल किडनी माइमरी ग्लैंड्स स्तन विकास का प्रारंभ हो जाना। जो माइमरी ग्लैंड डेवलप होती है ये प्राइमरी न्यूट्रिशन देती है, चाइल्ड ऑफ बर्थ के बाद चाइल्ड के लिए मिल्क सिक्रीशन का कार्य करते हैं। आवर्त चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल, आवर्त चक्र का प्रारंभ हो जाना कि ओवरी से अंडोत्सर्ग की क्रिया, एक फॉर्मेशन की क्रिया प्रारंभ हो जाए, अंड के निर्माण की क्रिया का प्रारंभ हो जाना और श्रोण मेखला जो है स्ट्रेच हो जाना, चौड़ी हो जाना, आवाज का पतली सुरीली हो जाना और इंटरनल हेयर का ग्रो होना। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ फीमेल हैं। इन्हीं लक्षणों के आधार पर बच्चों नर और मादा, स्त्री और पुरुष की पहचान की जाती है। इसे द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं। अब आगे के क्रम में हम लोग पढ़ेंगे नर जनन तंत्र। क्या पढ़ा जाएगा? नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब बच्चों आगे के क्रम में हम लोग नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। नर जनन तंत्र में नर जीव अर्थात पुरुष के अंतर्गत निम्न भाग पाए जाते हैं। वृषण, टेस्टिस, वृषण को क्या कहते हैं? टेस्टिस कहते हैं। और ये एक जोड़ी 2 की संख्या में होती है, शरीर से बाहर उदर गुहा में स्थित होती है। अधिवृषण, एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस अधिवृषण, वृषण के अंदर जो शुक्र वाहिनी का कुंडलित भाग होता है वही अधिवृषण कहलाता है। शुक्रवाहिका वास्ट डिफेंस होते हैं। शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, जहां ये शुक्रवाहिका और शुक्राशय सेमिनल वेसिकल दोनों मिलते हैं वहीं पर प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर ग्लैंड स्थित होती है। काउपर ग्लैंड और इतने भाग नर जनन तंत्र में पाए जाते हैं। बच्चों मेजर पार्ट ऑफ स्पर्मेटिक फ्लूइड, शुक्राणु द्रव का अधिकांश भाग, मेजर पार्ट ऑफ स्पर्मेटिक फ्लूइड, शुक्राणु द्रव का अधिकांश भाग फॉर्म्ड बाय किसके द्वारा बनता है? सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर ग्रंथि और सेमिनल वेसिकल्स ये तीनों मिल करके शुक्राणु द्रव का अधिकांश भाग बनाते हैं। अब टेस्टिस, ये वृषण से 6 मीटर लंबी नलिका, टेस्टिस वृषण से 6 मीटर लंबी नलिका को शुक्रवाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिका या शुक्रवाहिनी, इसे शुक्रवाहिनी कहते हैं। वृषण कोशों में शुक्रवाहिनी तथा का कुंडलित भाग अधिवृषण, एपिडाइडमिस कहलाता है। वृषण कोशों में शुक्रवाहिनी का जो कॉइल स्ट्रक्चर होता है, कुंडलित हिस्सा होता है, उसी को बच्चों अधिवृषण या एपिडाइडमिस कहते हैं। पुरुष में यूरिन एवं स्पर्म, शुक्राणु, स्पर्म को क्या कहते हैं? शुक्राणु, दोनों मूत्र नाल द्वारा बाहर निकलते हैं। किसके द्वारा? मूत्र नाल द्वारा बाहर निकलते हैं। शुक्रवाहिनी एवं मूत्रवाहिनी जिस स्थान पर मिलती हैं, शुक्रवाहिनी और मूत्रवाहिनी, ध्यान दीजिए, शुक्रवाहिनी एवं मूत्रवाहिनी जिस स्थान पर मिलती हैं उसी स्थान पर शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। वहीं शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि दोनों स्थित होती हैं, जहां पर शुक्रवाहिनी और मूत्रवाहिनी मिलती हैं। और दोनों ग्रंथियों से बच्चों एक क्षारीय द्रव स्रावित करती हैं। दोनों ग्रंथियां एक क्षारीय द्रव स्रावित करती हैं जिसमें जीवाणु जीवित रहता है, जिसमें शुक्राणु, स्पर्म, नर युग्मक शुक्राणु जीवित रहता है।
काउपर ग्लैंड का स्राव गंधयुक्त तथा मूत्र मार्ग को चिकना बनाए रखता है। मूत्र का विशेष गंध होती है जिसके कारण बच्चों उसके स्राव से मूत्र मार्ग फ्लेसी चिकना बना रहता है। और आगे हम लोग वृषण के कार्य एवं शुक्राणु की संरचना पढ़ेंगे। तो बच्चों वृषण का मुख्य कार्य है कि वो शुक्र जनन क्रिया द्वारा शुक्राणु का निर्माण करे तथा सिक्रीशन ऑफ मेल हार्मोन नर हार्मोन का स्रावण करे। नर हार्मोन जैसे टेस्टिस से टेस्टोस्टेरॉन का स्रावण होता है जो कंट्रोल द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एंड डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। जो टेस्टोस्टेरॉन क्या करता है कि द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों का विकास करता है तथा गौण लैंगिक अंगों को विकसित करने का कार्य करता है। एस्ट्रोजन जो है एंड्रोजन ये हार्मोन जनन अंगों को विकसित करना है। टेस्टिस से निकलने वाला टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन सेक्स अट्रैक्टेंट हार्मोन फेरोमोन हार्मोन, मादा से निकलने वाला एक फेरोमोन लिंग हार्मोन है और नर से निकलने वाला टेस्टोस्टेरॉन है। तो बच्चों इस तरह से शुक्राणु की संरचना हेड होता है, नेक होता है, मिडिल भाग होता है और क्या होता है टेल होता है। टेल से गतिशीलता मिलती है। हेड में अवगुणित गुणसूत्र 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं और नेक वाले पोर्शन में माइटोकॉन्ड्रिया स्थित होती है जो शुक्राणु को गति करने के लिए एटीपी ऊर्जा मुक्त करती है जिससे गति करते हुए मादा युग्मक के पास पहुंचता है। तो चलिए शुक्राणु की संरचना देख लिया जाए। हाँ बच्चों ये स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म है। शुक्राणु की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म शुक्राणु की संरचना ये देख रहे हैं फिगर। शुक्राणु को मुख्य रूप से 4 भागों, एक ऊपर का बड़ा वाला भाग हेड सिर होता है, ये ग्रीवा नेक कहलाता है और ये जो है मिडिल पोर्शन होता है ये मध्य का भाग और ये जो है टेल पोर्शन पुच्छ वाला भाग होता है। तो ये 4 भाग होते हैं। इसमें हेड वाले भाग में जो है न्यूक्लियस केंद्रक पाया जाता है जिसमें अगुणित गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। एन क्रोमोसोम 23 गुणसूत्र इसमें पाए जाते हैं। और एक्रोसोम एक ऐसी संरचना है कि जब ये नर युग्मक स्पर्म शुक्राणु अंडकोशा से मिलता है मादा युग्मक से, अंडकोशा से यहां सपोज करिए कि है ये मिल रहा है स्पर्म, एक्रोसोम इसकी भित्ति को बच्चों ये गला देता है और इसका केंद्रक और केंद्रक संलयित हो जाता है। ठीक है, तो भित्ति को मादा युग्मक की भित्ति को सेल वॉल को डिजॉल्व करता है यही एक्रोसोम। विशेष एंजाइम इसमें पाए जाते हैं और ये न्यूक्लियस जिसमें अगुणित गुणसूत्रों की संख्या होती है ये सेंट्रियोल होता है। ये माइटोकॉन्ड्रियल शीथ है जो इसको गति करने के लिए, लोकोमोशन के लिए, मूव करने के लिए जो है एटीपी देती है। क्या देती है? एटीपी ऊर्जा देती है और ये टेल पोर्शन से हार्ट बीट करते हुए, गति करते हुए मादा युग्मक तक पहुंच के निषेचन क्रिया में भाग लेता है। इस तरह से वृषण का कार्य हो गया कि नर हार्मोन का स्रावण करना और शुक्र जनन क्रिया के फलस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण करना। ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म शुक्राणु की संरचना है। ये नामांकित चित्र है। ये पूर्ण रूप से इस संरचना को देखेंगे और इसे बना लेंगे। अब इसको पूर्ण रूप से देखें। थैंक यू।